नमस्कार। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कई तरह से प्रयास कर रही है और कई तरह की योजनाएं भी चला रही है। ऐसी एक महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। तो यह योजना है क्या, इसके क्या उद्देश्य है और जो हमारे युवा साथी हैं इस योजना का किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, इन्हीं तमाम बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं जनपद वाराणसी के वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक ज्योति कुमार सिंह। ज्योति जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार युवाओं को एक तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं और ख़ास करके खाद्य को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की शुरुआत की है। तो यह योजना है क्या और इसके उद्देश्य क्या है? देखिए, खाद्य से संबंधित जो योजना जिस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं वो विशेष तौर से सूक्ष्म खाद्य उद्योग से संबंधित है। सूक्ष्म खाद्य उद्योग को अगर हम परिभाषित करें तो वो ऐसी इकाई जिसमें 10 लोगों से कम की संख्या में लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसी इकाइयाँ या तो पहले से भी स्थापित हो सकती हैं या आप नवीन इकाई भी स्थापित करना चाहते हैं। अगर पहले से स्थापित इकाई है तो उसका अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो उनको भी हम इस योजना के अंतर्गत आच्छादित करते हैं। और मुख्य रूप से जो एक उद्यमी बनने की आवश्यकता है इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। आप कम से कम 18 साल के हों, कक्षा 8 से अधिक आपकी शिक्षा हो और आप इस कार्य को करने के प्रति बहुत उत्साह रखते हो, बस इससे ज़्यादा कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। इस इकाई के स्थापना में आपकी रुचि और आपकी जो व्यापारिक इच्छा है उसके अनुरूप हम इसको विभिन्न श्रेणियों में बांट लेते हैं। हमारा जो भी उत्पाद इस पे तैयार होगा वो खाद्य से आधारित है। अब खाद्य की परिभाषा में तो बहुत से ऐसे उत्पाद हैं, आप चिप्स से लेके, बेकरी से लेके, नमकीन से लेके, आटा से लेके, तेल से लेके, मसाले से लेके, औषधि से लेके, मशरूम तक और यहाँ तक कि मांस का भी व्यापार जो है इसमें शामिल हो जाता है। तो ये सारे खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरीके की जो योजना आप इसमें लाभ ले सकते हैं। दूसरा, कभी कभी हम देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह हैं, FPO हैं, SHGs हैं, उनको भी छोटे स्तर पर अगर कोई सीड मनी की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी हम इस योजना में आच्छादित मतलब ये भी पात्र हैं योजना का लाभ लेने के लिए। सीड मनी के रूप में 40,000 रुपये आप ले सकते हैं। मान लिया कोई उपकरण आपको नहीं मिल पा रहा है, आप खिलौने के कारीगर हैं लेकिन कोई ऐसा उपकरण आप चाहते हैं जिससे हम खिलौना बहुत अच्छे से बना सकते हैं तो सीड मनी के रूप में आप हमसे ले सकते हैं। कभी कभी होता है कि हमारे उत्पाद चल रहे हैं, बन रहे हैं और हम उनकी ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम उनका नाम नहीं दे पा रहे हैं, उनको ब्रांडिंग या पैकेजिंग करके हम उसको अच्छे ढंग से किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए भी इस योजना के अंदर एक व्यवस्था दी गई कि आप अपना प्रोजेक्ट दे दें ब्रांडिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, और हम उसमें आपको सब्सिडी से प्रोवाइड करेंगे और आपको उसको उद्योग को आपको आगे ले जाने में आपकी मदद करेंगे। तो ये इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का, कि मतलब जो सूक्ष्म खाद्य उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना है और उद्योग स्थापित करना देखिए, है? इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि उद्यमिता हमारे किसानों के घर तक पहुँचे। हम अभी तक उत्पादन से तक सीमित थे, लेकिन जब व्यापार की बात आती है और जब हम बाजार की बात करते हैं तो वहाँ पे ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम अपने उत्पाद को वैल्यू ऐड कर सकें। तो इसकी जो आप बात कर रहे हैं कि इसकी जो मुख्य भूमिका है वो हमारे उत्पाद में वैल्यू ऐड करने की है और वो किसी उत्पाद ही हैं जो हमारे किसानों के यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे आप गेहूँ अगर मार्केट में लेके जाते हैं, वो आप जानते हैं कि उसका मार्केट में क्या दर है, जो वही प्रोसेसिंग हो जाएगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जी, अगर उसको आपने वैल्यू ऐड कर दी, उसको आपने मान लिया आटे के रूप में बना दिया, तो आप देखेंगे कि उसमें कम से कम 20 से 25% तक की आपने वैल्यू बढ़ा दी। तो इस तरीके से हमें जो संभावनाएं हैं एक उद्योग स्थापित करने की, उसके तरफ हमारे युवाओं को आकर्षित करना, और ये इकाइयाँ बड़े सूक्ष्म स्तर पर हम अपने गाँव में, अपनी न्याय पंचायतों में वहाँ भी स्थापित कर सकते हैं, या लोकल जो बाजार है लोकल बाजार में हम स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक व्यापारिक जो हमारी सोच है उसको आगे बढ़ाना और साथ ही साथ अपने देश की अर्थव्यवस्था में अपना जो भी हम योगदान कर सकते हैं सुदृढ़ता के साथ उसमें योगदान करें। और खास करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था इससे काफ़ी मजबूत बहुत होगी। ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि अभी तक हम जो आधारित थे, हम कृषि से आधारित थे,
या औद्यानिक उत्पाद से आधारित है और उनकी सीधे विपणन से संबंध रखते थे। लेकिन इस तरीके की योजना आ जाने से हम अचार बनाने लगे, हमने तेल मिल बनाने की व्यवस्था करने की व्यवस्था सोच ली, और आप देखेंगे कि बिस्किट के काम, बेकरी के काम, नमकीन के काम, ये सारी योजनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत से आप देखेंगे मुर्गी चारा लोग बना दे रहे हैं, तैयार कर दे रहे हैं। तो ये भी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान होगा कि हमारी जो उपलब्धता है मटेरियल की, वो मुर्गी चारे की वहीं उपलब्ध हो जा रही है हमारे गाँव के स्तर पर। और योजना का जो क्रियान्वयन है वो बहुत आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा तकनीकी आवश्यकता आपको नहीं है। हर जनपद में, हर विभाग में, हमारे उद्यान विभाग में 1, 2, 10, 15, 25 इस तरीके के डीआरपीओ की नियुक्ति की गई है। और ये जो उनके मदद के लिए जो डीआरपी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन्स हैं, वो आपको वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने से लेके बैंक से फाइनेंस कराने तक की सारी सुविधा आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। वो जो रिसोर्स पर्सन है उनकी मदद, वो मदद के लिए हैं, और उनको हम अपनी तरफ से भुगतान करने की हमारी एक व्यवस्था उससे हम करते हैं। उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, आपको सिर्फ उनसे एक सहयोग प्राप्त होता है। ज्योति जी, मतलब आवेदन की प्रक्रिया क्या है, मतलब कहाँ वो अप्लाई करें, कैसे करें, और किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत होती है? जी देखिए, आवेदन में सबसे पहले ये आवश्यक होता है कि आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ आप हमारी जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ MPO/FMI की PMFME की एक साइट है, तो उस साइट पर आप जाके आप अपने को रजिस्टर्ड करें। और रजिस्टर करने के बाद आप पर वो पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आप ये देख लें कि आपको किस तरीके के उद्योग स्थापित करने हैं। उनका चयन कर लें, और जैसे ही आपने उद्योग स्थापित करने के लिए चयन किया तो आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे उस उद्योग के लिए हो गया। और ये चयन होते ही हमारी जो पोर्टल है उस पर दिखाई देगा कि ये किसान इस उद्योग के लिए तत्पर हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। अब और ऑफलाइन की मतलब क्या व्यवस्था, ऑफलाइन के लिए कहाँ वो संपर्क करें? ऑफलाइन बहुत से जैसे उद्यमी हैं कि वो मान लीजिए उनको नॉलेज कंप्यूटर का नहीं है, तो वो ऑफलाइन के लिए कहाँ संपर्क वो करें? बिल्कुल जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में, जो संबंधित जनपद के जो जिला उद्यान अधिकारी उसके कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर है और वहाँ हमारे डीआरपी भी उपलब्ध रहेंगे, तो वो भी आपको पूरी मदद करेंगे, और हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो आपके रजिस्ट्रेशन में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। तो किन किन दस्तावेजों की जरूरत? कोई दस्तावेज नहीं, आपको ईमेल आईडी चाहिए और अपना मोबाइल नंबर चाहिए, आप रजिस्टर वहीं हो जाएंगे। अच्छा, वो आधार और पैन ये सब की जरूरत बाद में पड़ेगी। अच्छा, जब वो लोनिंग प्रोसेस, जब वो प्रोसेस शुरू होगा उस समय आपको आधार नंबर, आपका पैन नंबर, और जब आपका पूरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी, वो उस प्रक्रिया में पूरा डीआरपी आपका सहयोग करेगा कि बैंक से लोन लेना कैसे, क्योंकि जो इसमें बाध्यता है कि बैंक से आपको लोन लेना है। आप 10% की अपनी मनी लगा सकते हैं, शेष पैसा मतलब मार्जिन मनी के रूप में वो 10% लगेगा, और आप बाकी शेष धनराशि आप बैंक से लोन ले सकते हैं। इसमें जो हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं आपको, वो 10 लाख रुपए तक की है। तो जो प्रति इकाई अगर आपने कोई स्थापित कर रहे हैं और उसमें 35%, अधिकतम 10 लाख, अगर आपकी इकाई जो है 10 लाख की है तो उसका 35% हम आपको देंगे, सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी देंगे। वो सब्सिडी आपके लोन अकाउंट में ही जाएगी, उसी अकाउंट से थ्रू जाएगी। इस योजना से साथ आप जुड़ के एक काम और भी कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक योजना चलती है जिसमें हमें ब्याज में सब्सिडी मिलती है। तो अगर आप अपने पोर्टल्स पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टल के माध्यम से आप ये PFME योजना के अंदर आते हैं, तो आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप शेड डाल रहे हैं, कोई मशीन लगा रहे हैं, कोई ऐसे उपकरण तैयार कर रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में है, तो यहाँ पर जब आप ये काम करते हैं तो आपको उसमें जो ब्याज है उसमें 3% तक की छूट केंद्र के तरफ से और 3% की छूट जो हमारी राज्य स्तर से, तो एक अच्छी खासी ब्याज में छूट आपको मिल जाती है। तो ये दो योजनाओं को हम एक साथ जोड़कर भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और एक तरह से कहा जाता है कि किसी भी योजना को या किसी भी उद्यम को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास की जरूरत होती है। बिल्कुल, तो ये किस तरह से आप लोग उनको मुहैया कराते हैं ट्रेनिंग और मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए? देखिए, ये इसके लिए हमारे समय समय पर प्रशिक्षण आयोजन हम लोग करते रहते हैं और वर्कशॉप्स भी हम आयोजित करते हैं, और जिसमें हमारे निदेशालय के प्रतिनिधि और वहाँ से एक्सपर्ट्स भी आके हमको जो वर्कशॉप्स है उसमें ट्रेनिंग और प्रशिक्षण हमको कराते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारे यहाँ निरंतर और सतत चलती रहती है कि आपको इसमें प्रशिक्षित करें और मार्केटिंग स्किल आपके अंदर डेवलप करने का पूरा हम लोग प्रयास करते हैं, और एक अच्छी हैंड होल्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हैंड होल्डिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने उत्पाद को मार्केट तक ले जाएं और उनका विपणन अच्छे से कर सकें।
तो ये सारी प्रक्रिया हमारे प्रशिक्षण के माध्यम से और विभिन्न तरीके कौशल विकास के कार्यक्रम हम चलाते रहते हैं, तो उसमें हम आपको प्रशिक्षित करते रहते हैं। नहीं, जो प्रशिक्षण आप लोग देते हैं तो वो निःशुल्क रहता है या? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई वर्कशॉप का कोई फीस नहीं लेते, हम ऐसे प्रशिक्षण आपको आयोजित करते रहते हैं, इसमें कोई हम आपसे चार्ज नहीं करते। और ज्योति जी, एक बात होती है सब्सिडी क्लेम की। जी जी, मतलब वो सब्सिडी क्लेम कैसे करें, और जो सब्सिडी पोर्शन है, मतलब अगर वो देर से आता है तो क्या जो बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर भी उद्यमी को ब्याज देना पड़ता है? जी, बिल्कुल सही सवाल है कि ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि किस तरीके से सब्सिडी हमारी क्लेम हो और क्या हमको राहत मिलती है सब्सिडी से। देखिए, इसमें यह है कि मान लिया आपने कोई उद्यम स्थापित किया, और उद्यम स्थापित करने की प्रक्रिया आप जो करते हैं उसमें लोन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो कि बैंक से आपके उस खाते में मिलता है। जैसे ही आपका उद्यम क्रियाशील हो जाता है तो वो सब्सिडी आपके लोन अकाउंट में चली जाती है, और लोन अकाउंट में जाने के बाद उस सब्सिडी के पार्ट से जो आपको ब्याज देना है वो ब्याज बंद हो जाता है। सब्सिडी वो उसी में क्रेडिट रहती है, आपके खाते में नहीं जाती। वो जब तक आपका उद्यम 3 साल तक नहीं चल जाता तब तक उसका हम समायोजन नहीं करते। इसलिए ये बिल्कुल निश्चिंत रहें कि जो आपके ऊपर सबसे बड़ा आर्थिक बर्डन आता है वो ब्याज का आता है। तो वो ब्याज हम उसी समय आपके खाते में वो पैसा भेज देते हैं, और वो वहाँ पे उस तरीके से रहता है जिसके ऊपर आपको ब्याज नहीं देना है। तो आपका जो भी अपना धन लगा हुआ है, जितनी सब्सिडी के बाहर का धन है, उसी पर आपको ब्याज देना है। तो वो उसी समय आपको जाके उस खाते में आपके लोन अकाउंट में जमा हो जाता है, और उसका समायोजन हम तब करते हैं जब आपकी इंडस्ट्री 3 साल चल जाएगी, तो हम टोटल अमाउंट से समायोजित आपके बैंक खाते में से उतना पैसा माइनस हो जाता है। तो ब्याज नहीं देना है आपको, और पैसा आपके खाते में बैंक के पास आ गया है। तो वो व्यवस्था ऐसी उसकी बनी हुई है। विपणन में और ब्रांडिंग में किस तरह से मदद करते हैं आप लोग? देखिए, विपणन और ब्रांडिंग ये 2 बड़ी चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ब्रांडिंग के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका कोई उत्पाद है, जैसे मान लिया आपने कोई बिस्किट बनाया या कोई तेल का उद्योग लगाया या आटे का करा, तो आप इसका कोई लोकल नाम अपना निर्धारित करते हैं। तो जो आप नाम लेना चाहते हैं अपने हिसाब से उसको आप डिसाइड कर लें, और उसका एक प्रोजेक्ट बना लें कि आपकी पैकिंग की साइज़ क्या होगी, उसके अंदर किस तरीके के पैकिंग मटेरियल का आप इस्तेमाल करेंगे, और किस तरीके से उसकी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, उसका क्या लोगो बनाएंगे। ये तमाम चीज़ का आप एक प्रोजेक्ट बना के हमारे पास प्रस्तुत करते हैं, और इसका प्रोजेक्ट जो है हम अपने मुख्यालय भेजते हैं जहाँ पे उसका असेसमेंट होता है, और उसकी जो कॉस्ट आती है उसका 50% हम आपको सब्सिडी के रूप में प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये आपकी मदद भी हो जाती है इससे कि आपका ब्रांड डेवलप करने में, और पैकेजिंग भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम इसमें कवर करते हैं। तो ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग ये दोनों चीज़ हम इसके साथ आपको जोड़ते हैं, और आपकी परियोजना के आधार पर आपको 50% की सब्सिडी उसमें हम प्रोवाइड कर देते हैं। और विपणन में, ब्रांडिंग में एक तरह से कहा जाए कि आप लोग मदद भी करते हैं। देखिए, विपणन का ब्रांडिंग से बहुत कुछ लेना देना है, क्योंकि जब आपका ब्रांड एक मार्केट में आ जाता है तो बहुत सी चीज़ें उस ब्रांड के नाम पर बिकने लगती हैं। तो ये बिल्कुल मदद आपको मार्केट में करेगा और आपके प्रोडक्ट को एक अच्छी लुक देगा, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को आप अगर मॉल से लेने जा रहे हैं या किसी उस जगह से लेते हैं तो आप उसके लुक के आधार पर, उसकी ब्रांडिंग और उसकी पैकेजिंग के आधार पर उसको परचेस करते हैं। और ब्रांडिंग के बड़े पैरामीटर्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से वो दिखना चाहिए, और उसमें इंग्रेडिएंट का पूरा विवरण होना चाहिए कि इसके अंदर क्या न्यूट्रिशन इसकी वैल्यू है और इसके क्या क्या लाभ है, उसमें कौन कौन से विटामिन्स हैं, ये पूरा सारी पूरा डिटेल, हाँ जी, उसमें पूरा मेंशन होता है। और आदमी आजकल पढ़ा लिखा है, वो चीज़ों को देख के उसकी क्वालिटी के हिसाब से उनको परचेस करता है। तो ये बहुत बड़ा एक आपके लिए सहयोग होता है कि इसकी जो सारी टेक्निकल पैरामीटर्स हैं वो आपको अकेले पूरा नहीं कर सकते, लेकिन पैकेजिंग और ब्रांडिंग के माध्यम से ये सारे पैरामीटर हम आपको पूरे करके देते हैं, और उसमें आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड करते हैं जो खर्च आता है। तो ज्योति जी, इसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको भी मतलब जोड़ा गया है कि वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो वो संस्थाएं किस तरह से लाभ ले सकती हैं? देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, चाहे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हो या कोऑपरेटिव्स हो, ये तीनों संस्थाएं रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं। इनकी एक कार्यशैली है जिसमें इनके अध्यक्ष, सचिव और सब लोग रहते हैं। वो अपना कोई भी प्रोजेक्ट, वो एफपीओ अपना कोई भी प्रोजेक्ट इस योजना के साथ अपने एफपीओ के लिए ले सकता है। मान लिया कोई एक एफपीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है मिर्च की खेती में, वो मिर्च पे आधारित कोई उद्योग लगाने के लिए वो प्रोजेक्ट हमारे यहाँ भेज सकता है। मिर्च से संबंधित सॉस बना सकता है, मिर्च के कलर एक्सट्रैक्शंस की कोई प्रोग्राम ले सकता है। बहुत से ऐसे एफपीओ जो फूलों की खेती में काम कर रहे हैं, वो फूलों की खेती से संबंधित कोई परियोजना ले आए,
जो फूलों से प्रोसेसिंग कर सकें। आजकल आप देखते हैं कि अगरबत्ती बनाने का भी काम चल रहा है। तो अगर वो इस तरीके की भी योजना लेके आते हैं कि फूलों पे आधारित कोई योजना हमारे पास लेके आते हैं, तो हम उनको भी इसी तरीके से इसी योजना में शामिल करेंगे और उन्हीं पैरामीटर्स पर उनको उतनी सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। इसमें कोई भेद नहीं है कि आप इंडिविजुअल फार्मर हो, चाहे एसएचजीज के फार्मर हो, कोऑपरेटिव सदस्य हो या एफपीओ के मेंबर्स, वो भी इसका लाभ उठा सकते पूरा लाभ उनको उसी तरीके से मिलेगा। ठीक है ज्योति जी, आप कार्यक्रम में आए और एक महत्वपूर्ण विषय पर हमारे दर्शक भाइयों को जानकारी दी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।